एपिसोड 1 की शुरू हमारी कहानी की हीरोइन युंगजू से होती है। वो एक आदमी का पीछा कर रही थी क्योंकि उस आदमी ने पैसे वापस नहीं किया था। दरअसल युंगजू जो होती है वो एक कंपनी में काम करती है जहाँ पे बियर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो आदमी उनको पैसे पे नहीं कर रहा था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रही थी। वो आदमी उससे बचने के लिए भाग रहा था और इसी चक्कर में वो उसको चोट भी पहुंचा देता है और कहता है सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर वो बाहर आकर खुश हो रहा था कि अब वो आज़ाद है, लेकिन उसको पता नहीं था कि युंगजू की सारी टीम वहाँ पे है। वो उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है। युंगजू के कलीग्स बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। अब ये लोग एक बार में आकर सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे एक नया लड़का को दूसरा वाला लड़का बता रहा था कि कैसे युंगजू को ब्लैक कपड़ों में ही हमेशा वो देखते हैं क्योंकि वो हमेशा इसी कपड़े में रहती है। उसको ये भी पता चलता है कि कैसे लाइकली नाम के एक बियर को ये लोग प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। वो लड़का एक एक करके युंगजू के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें बता रहा होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेयरिंग वाली होती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक चेयरमैन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। वो लोग एक बियर को रिव्यू करने के लिए आए थे जिसका नाम नोरा होता है। नोरा बियर को जिसने बनाया था उसका नाम यूमिन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और एक हार्डवर्क पर्सन होता है। उसके बाद वो लोग नोरा बियर को टेस्ट करते हैं, जो पीते ही उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ गई है और वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। नोरा बियर को पीते ही वहाँ पे दो आदमी एक दूसरे को देखकर सीधे अपने अपने कलीग के पास आकर कहते हैं कि जल्दी से चलो, हमें मीटिंग करना है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। दूसरा वाला आदमी कहता है कि बैंक को जल्दी बुलाओ। एक लड़का कहता है बैंक तो लंच ब्रेक पे गई है। अब वो लड़का उसको कॉल करता है, लेकिन बैंक कॉल को रिसीव नहीं करती और कहती है कि अभी तो मेरा लंच ब्रेक है, मैं कभी भी कॉल नहीं उठाऊंगी। ऐसा बोलकर वो एक लेडी से मिलने आती है। असल में वो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है और वो अपने बारे में उस लेडी को सब कुछ बताती है। वो लड़की पूछती है आखिर आपको कैसा लड़का चाहिए, तो वो कहती है मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो परफेक्ट हो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चाओ नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है जो ट्रक में कुछ खाने का सामान बेचता रहता था। वो एक बिंदास टाइप का लड़का था और वो नाचते हुए अपने ट्रक में बैठकर एक जगह पे आता है और वहाँ पे कुछ चीज़ों को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे दूसरा वाला लड़का आता है जिसका नाम यूमिन होता है और यही है हमारी कहानी का हीरो। उसने ही नोरा बियर को बनाया था। चाओ कहता है मैं तुम्हारे बियर का बहुत ही ज़्यादा फैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे काम करूँ। अगर तुम पैसे देना चाहते हो तो वो मत देना, मुझे तुम बस बियर दे देना। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे फुल टाइम भी वर्क कर सकता हूँ। वो उसको इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन यूमिन उसका एक नहीं सुन रहा था। यूमिन जैसे ही अपना कपड़ा हटाता है तो उसको चाओ देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसको बस देखते ही जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वो उसे देखकर सोच रहा होता है कि कोई लड़का इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है। फिर वो कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पे जॉब के लिए रख लो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यूमिन उसको गौर से देखता है और कहता है कि ठीक है, ये लो मेरा नंबर, अगर तुम्हें कुछ काम की ज़रूरत होगा तो मुझे कॉल करना। जो देखकर चाओ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे कुछ बियर दे दो, मैं अपनी बहन को भी भेजना चाहता हूँ जो बुसान में रहती है। अब ये बात सुनकर वो उसको बियर दे देता है, जो लेकर चाओ सीधे युंगजू के पास आता है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। वो कहता है तुम इतनी डल क्यों दिख रही हो। युंगजू कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट लग गई। चाओ कहता है तुम तो स्पेशल फोर्स में हो ना, तो फिर एक छोटी सी चोट से इतना क्यों घबरा रही हो। युंगजू कहती है किसने बोला कि मैं घबरा रही हूँ, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। फिर ये दोनों उस बियर के बारे में बातें करने लग जाते हैं। चाओ कहता है इसको जिसने बनाया है उसका नाम यूमिन है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अगर तुम इसको ट्राई करोगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो कहता है कि कैसे यूमिन ने उसको एक ग्लास भी दिया था और उसने बोला था कि अगर इसको हम ग्लास के अंदर डाल के पियेंगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा। फिर ये लोग जैसे ही बियर को पीते हैं तो युंगजू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको भी वही वाला फील होता है जो उस दोनों आदमी को हुआ था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूमिन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके साथ दो लेडी और एक कपल काम करते हैं, लेकिन वो लोग उसको बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे और उसको तो बॉस भी नहीं मानते थे। ये बेचारा ही सारा काम करता था और वो लोग बस ऐसे ही बातें बनाने लग जाते हैं जिनको देखकर वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ। काम करने के बाद
ये लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो अकेले में आकर सोच रहा होता है कि चलो अब तो मुझे अच्छा फील होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी शोर शराबा नहीं है। लेकिन तभी उसको कोई मैसेज करता है और बोलता है कि हमारा लीकर कंपनी तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। लेकिन वो सीधे उसको ब्लॉक कर देता है और कहता है कि मुझे किसी के साथ काम नहीं करना है। अब थोड़ी देर बाद फिर से वो लोग काम करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फिर से वही सब होता है। ये लोग तो उसको बॉस ही नहीं समझते थे और वहाँ पे ही एक दूसरे से लड़ाई करते हुए चिल्लाते हैं। ये लोग बस नोकझोंक कर रहे थे जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। इन लोगों से परेशान होकर वो अपने हेडफोन्स को लगा लेता है जो देखकर वो लोग कहते हैं कि अच्छा तुम्हें हमारी आवाज़ भी चुभने लग गई क्या। फिर वो कहता है ठीक है काम हो चुका है अब तुम लोग जा सकते हो। तो वो लोग कहते हैं ये क्या बोल रहे हो, तो हमेशा मशीन की तरह सब कुछ सही टाइम पे करते हो, हमें नहीं जाना। ऐसा बोलते ही वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अब हम काम नहीं कर सकते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर वो सोचता है अरे यार ये सब क्यों होता है। अब सिंसी प्रोग्राम में युंगजू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने कलीग के साथ ड्रिंक कर रही थी। उसका कलीग ये बोलता है कि क्या उसका कोई पेरेंट्स नहीं है, तो दूसरा वाला बोलता है कि मैंने उसके पेरेंट्स के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में एक बार बात कर रही थी। अब युंगजू घर आकर अपनी ग्रैंड माँ को देखती है कि वो उसके इंतजार में सो गई है। वहीं दूसरी तरफ यूमिन को याद आता है कि आज उसका भाई का बर्थडे है और वो उसको कॉल करके बोल रहा था कि आपको तो आना ही पड़ेगा। वो बुसान में रहता है इसलिए यूमिन को उसके पास जाना पड़ेगा। यूमिन सोचता है अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरा कैट को कौन देखेगा। ऐसा सोचकर वो सीधे चाओ को कॉल करता है। चाओ उसका कॉल देकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। क्या तुम मेरी कैट को संभाल सकते हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। चाओ कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद हम बैंक को देखते हैं। वो एक लड़का के साथ यूमिन से मिलने आ रही थी क्योंकि यूमिन ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था और उसको ब्लॉक भी कर दिया था। उस टाइम जिसने मैसेज किया था वो बैंक ही थी। बैंक कहती है पता नहीं उसने मेरे कॉल्स को भी क्यों इग्नोर किया और मुझे सीधे ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग यूमिन के घर पहुंचते हैं जहाँ पे चाओ उनसे मिलने आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। चाओ को इतने अच्छे से बात करता हुआ देख वो दोनों शॉक्ड थे और सोच रहे होते हैं कि हमने कुछ ज़्यादा ही यूमिन के बारे में गलत सोच लिया। फिर वो लोग वहाँ पे चाओ से ही बातें करने लग जाते हैं। लेकिन चाओ थोड़ी देर बाद ये बताता है कि वो तो यूमिन है ही नहीं। जो सुनकर वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, जब वो आएगा तो हमें बता देना। अब सीन शिफ्ट होकर हमें युंगजू को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सर उसको फ़ोन करके बताता है कि कैसे कुछ लोग उनके पोस्टर को हटाकर अपने पोस्टर को चिपका रहे हैं। जो बात सुनकर वो सीधे उनसे लड़ाई करने के लिए आ जाती है और उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ यूमिन अपने भाई के बर्थडे पार्टी पे आता है जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे तो बर्थडे पार्टी नहीं चल रहा है बल्कि उसके डैड के मीटिंग चल रहा है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर लिया था और उसका जो भाई था वो उसकी स्टेप मॉम का ही बेटा था, लेकिन वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। हम देखते हैं उसके और उसके डैड के बीच रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उसका डैड बोलता है कि अभी तक तुम नहीं सुधरे हो और अभी तक लोगों की माइंड को रीड करने की ट्राई करते हो। वो अपने डैड की इस तरह की बातें सुनकर बोलता है कि आप हमेशा मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करते हो कि जैसे मैं मेंटली इल हूँ। आप मुझे नॉर्मल बच्चों की तरह कब ट्रीट करोगे। वो याद करता है कि कैसे उसकी मॉम की डेथ होने के बाद भी उसके डैड सिर्फ अपने काम में ही बिजी थे। वहीं दूसरी तरफ युंगजू को उसका बॉस कॉल करके बताता है कि उनका जो बुसान वाला ब्रांच है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। जो बात सुनकर वो सीधे उनसे मिलने आती है और कहती है ऐसा क्या हो गया कि हमारी ब्रांच को ख़त्म किया जा रहा है। तो वो कहता है एक नया बियर आया है जिसका नाम नोरा है, उसके वजह से ही चेयरमैन ने हमारे प्रोडक्ट को बेचने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ यूमिन ने अपने भाई को अपने साथ लेकर बाहर चला आया था उसको घुमाने के लिए। उसका भाई एक टेडी को देखकर सोच रहा होता है कि मैं इसको ले लूं, लेकिन जैसे ही यूमिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो पसंद है तो वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं वो मुझे पसंद नहीं है। यूमिन कहता है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें वो टेडी पसंद है, तुम क्या सोच रहे हो उसे पसंद करना गलत है, ऐसा कभी मत सोचना और तुम डांट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो।
लेकिन उनको पता चलता है कि इस टेडी को लेने के लिए उनको 700 का पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। जो सुनते ही यूमिन कहता है कि मुझसे तो ये नहीं होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन उसका भाई बोलता है कि मुझे तो ये बर्थडे प्रेजेंट चाहिए कैसे भी करके। तो वो सोच में पड़ जाता है। तभी वो देखते हैं कि यूंगजू धड़ाधड़ शूट कर रही है और उसने बहुत सारे पॉइंट्स भी बना लिया था। फिर वो उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ बच्चा, तुम्हें वो टेडी चाहिए क्या? रुको मैं तुम्हें दिलाती हूँ। यूमिन तो पहले उसको देखकर इम्प्रेस हो गया था, लेकिन वो उसके शूज को देखकर कुछ सोचता है और अपने भाई को पीछे की तरफ खींच लेता है। लेकिन उसका भाई को तो टेडी चाहिए था, इसलिए वो यूंगजू से कहता है कि मुझे वो टेडी चाहिए। यूंगजू कहती है, ठीक है रुको मैं तुम्हें दिलाती हूँ। फिर वो वहाँ पे जाकर शूट करना स्टार्ट कर देती है। यूमिन उसको ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि असल में यूंगजू जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और अंदर से टूटी हुई है। फिर वो उसके पास आकर उसको टच करता है और उसका हाथ पकड़ता है। उसका हाथ पकड़ते ही उसको पता चलता है कि अंदर से यूंगजी रो रही है। यूंगजू कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो। यूंगजू कहती है, किसने बोला? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यूंगजू की बातें सुनकर वो कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, झूठ क्यों बोल रही हो। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है।